होता है, हमारा साइंस में है चैप्टर 5। चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा चैप्टर है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले तो चैप्टर को ही समझो कि आखिर ये चैप्टर क्यों बनाया है। देखिए, लाइफ का मतलब लिविंग्स के अंदर ही लाइफ होती है, और फंडामेंटल यूनिट का मतलब है ऐसी कौन सी एक चीज है जिससे सभी के सभी लिविंग बने हुए हैं। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है जिससे लिविंग्स बने हुए हैं, कंपोजिशन क्या है, आखिर किस चीज से बने हैं लिविंग, ये पढ़ना, ये समझना ही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट होगा। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय स्मॉल यूनिट्स। बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर लिविंग की बॉडी बनी होती है, और उन स्मॉल यूनिट को हम बोलते हैं सेल। ये मैंने अभी आपको जस्ट शुरुआत में बता दिया। कल भी मैं बात किया कि जैसे एक चौक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ऐसे ही सभी लिविंग की बॉडी में अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से, चाहे हमारी स्किन को देखो, चाहे हमारे ब्लड को देखो, कहीं से भी एक छोटा सा टुकड़ा अगर बॉडी का हम माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं तो हमको मालूम चलता है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट होती है, और हर एक छोटी सी यूनिट को ही हमने नाम दिया है सेल। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है हमारी लगभग 1665 से। तो 1665 ये वो समय था जब मुगल हमारे इंडिया में थे। अकबर साहब चले गए, बाबर, पता नहीं कौन कौन थे, मैं ज़्यादा इतिहास तो नहीं जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य हमारे इंडिया में मौजूद था। उस वक्त विश्व में क्या हो रहा था हमें ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन जब हम ये बुक पढ़ते हैं तो मालूम चलता है यूरोपियन कंट्रियों में बहुत अलग अलग रिसर्च वर्क चल रहे थे। अलग अलग साइंटिस्ट कुछ नई नई चीजें खोजने का प्रयास कर रहे थे, और ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुक, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का नाम याद कर लीजिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने खुद हाथ से बनाए हुए माइक्रोस्कोप जैसे यंत्र से, ध्यान देना ये माइक्रोस्कोप पहले था ही नहीं। पहले क्या था, कुछ ट्रांसपेरेंट छोटा छोटा कुछ ऐसे आइटम को घिस घिस के लेंस की शेप दिया, हाँ, फिर एक के बाद दूसरा लेंस जोड़ा, एक पाइप में इनको डाल दिया, और उससे जब ऊपर से देखा तो नीचे जो चीज रखी वो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे ही बहुत सारे पाइप को जोड़ जोड़कर उनमें लेंस जैसे आइटम रख के और चीजों को मैग्नीफाई करने का काम रॉबर्ट हुक साहब कर रहे थे। और उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप जैसी स्ट्रक्चर से जब प्लांट की कॉर्क को देखा, प्लांट का जो कॉर्क होता है, कॉर्क, कॉर्क क्या होता है ये आप समझिए। जैसे प्लांट है मान लीजिए, है, तो इसका एक छिलका सा हटा दीजिए, इसके नीचे का एक टिश्यू निकालिए, टिश्यू भी आप अभी नहीं जानते, एक छोटा सा यहां से टुकड़ा, पतला सा एक छोटा सा टुकड़ा, वो निकाल के इस माइक्रोस्कोप में रख के देखो, इधर से आपकी आंख लगाओ और फिर इसको देखो तो क्या दिखाई दिया। ये सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जब प्लांट की कॉर्क को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, इसको एक थोड़ा फोटो बना के आपको दिखाऊं। रॉबर्ट ने जब इस एक छोटे से टुकड़े को, मान लीजिए ये एक टुकड़ा है, वो पेड़ से निकाल के देखा, और जब इसको मैग्नीफाई करके देखा, बड़ा जब उसको दिखाई दिया, तो मालूम चला कि उस टुकड़े में छोटे 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 ऐसे कमरे से बने हैं, ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हैं, और
ऐसे छोटे छोटे चेंबर 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 से ये जो बने हैं, रॉबर्ट हुक को पता चला कि भाई इस प्लांट का जो कॉर्क है वो कॉर्क बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। और इन ये जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इनकी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में सेलुला, सेलुला, सेलुला का मतलब होता है ए लिटिल रूम, ए लिटिल रूम, एक छोटे से कमरे को सेलुला कहते थे इनकी भाषा में। तो इन्होंने बताया कि कॉर्क इज द कंपोजिशन ऑफ मेनी सेलुला, छोटे छोटे कमरे जैसी स्ट्रक्चर से मिलके बना है। ये कॉर्क को जब मैग्नीफाई करके देखा तब समझ में आया। तो हर एक छोटे कमरे को, इस छोटे से कमरे को क्या बोला रॉबर्ट हुक ने? सेलुला। बाद में यही सेलुला सेल के रूप में फेमस हुआ। मतलब इतना बड़ा जो प्लांट था उसके स्टेम का एक छोटा सा टुकड़ा, ये वाला, जब उसको मैग्नीफाई करके देखा तो देयर आर डिफरेंट मेनी लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन दैट कॉर्क एंड ईच रूम विल बी नोन एज सेल। इसका मतलब इस दुनिया में सेल को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। ध्यान देना, रॉबर्ट हुक कब देखा? 1665। उस वक्त माइक्रोस्कोप भी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने अपना सेल्फ मेड खुद का बनाया यंत्र, उससे सबसे पहले कॉर्क में सेल को देखा। तो यहां से आपका सेल देखने का काम शुरू हो गया। मालूम चला कि ये पौधा, पूरे पौधे को अगर हम देखें तो ये हर एक टुकड़ा, चाहे उसकी लीव्स हो, चाहे उसकी रूट हो, चाहे उसका स्टेम हो, कोई भी पार्ट को जब हम थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हर पार्ट में ऐसे छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे चैम्बर दिखाई देते हैं। और हर एक छोटे से कमरे को, इस कमरे को नाम दिया सेल। ठीक है, तो आपसे जब कभी भी क्वेश्चन आए हु फर्स्ट डिस्कवर्ड ए सेल, तो आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले खोजा। ठीक है, अब लेकिन ये जो कॉर्क था वो डेड सेल थी, ये मरी हुई सेल थी। आपने देखा ये बाहर का जो छिलका सा होता है वो डेड होता है, अंदर इसके अंदर फिर लिविंग टिश्यू होता है, और भी अंदर जाएंगे तो फिर से डेड होता है, केवल यहां लिविंग टिश्यू यहां पे होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो कॉर्क देखा वो डेड पार्ट था प्लांट का, डेड सेल थी। सो द कॉर्क सेल वाज द डेड सेल। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे। 1674 जब रॉबर्ट हुक सब लोगों को बता रहे थे कि भैया आप प्लांट के किसी भी पार्ट को देख लो, वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है, और उन्होंने नाम भी दिया कि उन छोटी यूनिट को सेल बोलते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हे भगवान, इतना लंबा चौड़ा नाम। आप क्या है, केवल एक नाम याद कर लो, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक, ये नाम याद करो। ल्यूवेनहॉक ने अब जो माइक्रोस्कोप बनाया था ना इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, उससे भी और अच्छा माइक्रोस्कोप बना लिया इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इस तरह का आपने देखा होगा, ये माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक ने और अच्छा इंप्रूव कर लिया, और इंप्रूव किया तो अब वो और छोटी छोटी चीजों को अच्छा देखना शुरू कर दिया। और ल्यूवेनहॉक ने जो गंदा पानी होता है नाली में, वो गंदे पानी को देखा अपने माइक्रोस्कोप में रख के। गंदे पानी में पानी को ही रख के देखा कि पानी में क्या है। तो मालूम उनको क्या मालूम चला, जैसे पानी है ना, तो पानी के अंदर छोटी छोटी लाइफ
इधर उधर तैर रही थी, कभी इधर आ रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। वो पानी में बहुत ही छोटी छोटी सी लाइफ, लिविंग एक्चुअली, जो नॉर्मल आंखों से दिखते ही नहीं, वो लाइफ इसमें तैर रही थी इस पानी में। तो यहां पर ल्यूवेनहॉक को फर्स्ट लिविंग सेल दिखाई दी। एक्चुअली वो जो भी लाइफ थी वो एक सिंगल छोटी छोटी यूनिट थी और वो इसमें तैर रही थी। ऐसे ही छोटे छोटे कमरे अलग अलग वो तैर रहे थे। बाद में मालूम चला वो यूनिसेलुलर लिविंग थे और उनमें बैक्टीरिया उनको नाम दिया बाद में, उनको यूनिसेलुलर ऐसे लिविंग जिनकी बॉडी केवल एक सिंगल सेल से बनी होती है उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो ल्यूवेनहॉक साहब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा। बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए हु फर्स्ट ऑब्जर्व ए सेल, केवल इतना बोला, हु फर्स्ट ऑब्जर्व ए सेल, सबसे पहले सेल को किसने देखा, आंसर आएगा रॉबर्ट हुक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु फर्स्ट ऑब्जर्व ए लिविंग सेल, अगर लिविंग सेल की बात करें तो आंसर आ जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद रखिए। ये आपके बहुत पहले वाले हैं, 1665 के हैं और इन्होंने जो ल्यूवेनहॉक ने देखा वो था 1674। अब एक नई चीज समझ में आई। ल्यूवेनहॉक ने लोगों को बताया कि जो लाइफ हम दुनिया में देखते हैं हमारी अर्थ पर, केवल बड़ी बड़ी साइज की लाइफ हमको दिखाई देती है, जैसे प्लांट, एनिमल। लेकिन इन प्लांट और एनिमल जो हमको दिखाई देते हैं, इनके अलावा भी हमारी अर्थ पर एक माइक्रोस्कोपिक लाइफ का बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है। माइक्रोस्कोपिक लाइफ जिन्हें आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतनी अलग अलग विचित्र टाइप की लाइफ भी मौजूद है हमारे साथ साथ। वो पानी में, हवा में, सॉइल में, हर जगह मिलती है। तो एक नई दुनिया की खोज कर ली उन्होंने और इस नई दुनिया को नाम दिया गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक लाइफ को पढ़ते हैं, समझते हैं। हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, इनको खोजना शुरू कर दिए। तो अगर आपसे एक सवाल आए कि हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत, उसका पिता कौन था जिसने हमको बताया कि माइक्रोबायोलॉजी भी दुनिया में होती है? ये किसने बताया? ये बताया हमको ल्यूवेनहॉक ने। नाम याद रहेगा ल्यूवेनहॉक, LEUWENHOEK। Leeuwenhoek is also known as the father of microbiology because he discovered a new life which is also exist along with us on this earth. माइक्रोस्कोपिक लाइफ, लिविंग सेल सबसे पहले देखा। ठीक है, अब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप और इंप्रूव होता जा रहा है और अच्छी अच्छी बातें अब देखने को मिल रही हैं। अब हमने उस छोटे छोटे कमरे के अंदर भी ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर इन कमरों के अंदर और क्या चीज मौजूद है। तो बाद में हमको 1831 आई थिंक, 1831 मतलब देखिए लगभग बहुत समय हो गया। 1675 से चलकर 1831 आते आते माइक्रोस्कोप काफी एडवांस हो गए। अब हम हर एक सेल के अंदर भी देखने लगे कि इस सेल के अंदर और क्या मौजूद है। और एक साइंटिस्ट आते जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन
ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये ऑब्जर्व किया कि हर एक छोटे छोटे कमरे के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक सेंटर में डार्क कलर की स्ट्रक्चर मौजूद है, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो आंसर आएगा रॉबर्ट ब्राउन। अगर कोई पूछे सेल की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। हुक। अगर कोई पूछे कि एक लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो आंसर आएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे 1839। मतलब ये न्यूक्लियस जब देख लिया, अब और लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो गया कि भैया जब न्यूक्लियस मिल गया इसके अंदर तो और भी कुछ होगा। और फिर यहां पर देखा धीरे धीरे कि हर एक कमरे में पानी जैसा लिक्विड फ्लूइड हर कमरे में भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। केवल न्यूक्लियस ही नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत कुछ भरा पड़ा है हर एक छोटे छोटे कमरे के अंदर। और इस मटेरियल को, इस फ्लूइड को नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को खोजा, उस साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरकिंजे ने 1839 में हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारा मटेरियल देखा, और उस पूरे मटेरियल को नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकिंजे ने। ये आपको याद रहना चाहिए। हम कहां पहुंच गए? 1839। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं लगभग आसपास 1838 की बात करें, 1839 की ही बात करें, लगातार सेल को देखा जा रहा था कि उनके अंदर और क्या मौजूद है। लगातार देख रहे थे। ये 1838 में एक्चुअली एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। SHWANN। थोड़ा सा ये साइंटिस्ट के नाम ऐसे ही होते हैं, स्वान। और ये 39 में जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्लाइडेन। SCH स्लाइडेन, SCHLEIDEN। थोड़ा उल्टा हो गया मुझे लग रहा है, ये 39 में है और ये 38 में है, थोड़ा हो जाता है उल्टा पुल्टा। मुझे दो साइंटिस्ट लोगों के नाम बताना है, स्वान और स्लाइडेन। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, ध्यान देना, स्वान और स्लाइडेन। अब स्वान हमारी भाषा में कुत्ते को बोलते हैं ना, स्वान। स्वान यानी कुत्ता, कुत्ता मतलब एनिमल, कुत्ता मतलब क्या है? एनिमल। अब आपको याद रखना है कि जो स्वान साहब थे, इन्होंने अलग अलग एनिमल को देखा माइक्रोस्कोप में, और स्लाइडेन ने अलग अलग प्लांट्स को देखा माइक्रोस्कोप में। कई अलग अलग एनिमल को देखा, कुत्ते को, बिल्ली को, ह्यूमन बींग्स को, उनके अलग अलग बॉडी के छोटे छोटे पार्ट निकाल निकाल के माइक्रोस्कोप में देखे। सबके अंदर वो सेल 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 मौजूद थी, सबके अंदर वो स्मॉल स्मॉल लिटिल रूम मौजूद थे। स्लाइडेन ने भी प्लांट को देखा, उसकी लीफ में भी छोटे छोटे कमरे थे, उसकी रूट में भी छोटे छोटे कमरे थे, और उसके स्टेम में भी छोटे छोटे कमरे थे। अलग अलग प्लांट को देखा, सबके अंदर यही बना था। तो जब इतना ऑब्जर्वेशन कर लिया, अलग अलग एनिमल की बॉडी को देखा, अलग अलग प्लांट की बॉडी को देखा, तो इन दोनों ने मिलकर हमको बताया कि जितने भी लिविंग्स इस दुनिया में हैं, all livings of this world, all are composed by cell। सबके सब किसके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हैं। चाहे एनिमल कोई भी हो, चाहे प्लांट कोई भी हो,
उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो पार्ट भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है, और हर छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी लिविंग्स इस दुनिया में हैं उनकी बॉडी छोटी छोटी यूनिट से बनी है। तो एक स्टेटमेंट आया, इन्होंने दोनों ने मिलके हमको एक स्टेटमेंट दिया, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल। ये जो एक स्टेटमेंट आया, इस स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं सेल थ्योरी। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमको बताती है कि दुनिया में कोई भी लिविंग हो उसके पास सेल होती हैं, वो सेल से मिलके ही बना हुआ होता है। ये पूरा एकदम निचोड़ हमको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने बताया, स्वान और स्लाइडेन ने। तो ये जो एक स्टेटमेंट है, एक मील का पत्थर है। आज हमको मालूम चल गया कि दुनिया के कोई भी लिविंग को अगर आप देखें तो वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। उसकी पूरी बॉडी में सेल 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 यही मिलकर पूरी बॉडी बनाती हैं। ठीक है, समझ में आया? अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। 1885 यहां पर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है विर्चो, रॉबर्ट विर्चो। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट विर्चो। विर्चो के नाम से फेमस है विर्चो ने काफी स्टडी किया, अलग अलग प्लांट को भी देखा, एनिमल को भी देखा, सबको देखा, सबके अंदर सेल हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल था। एक सवाल क्या था कि आखिर ये सेल आती कहां से हैं? एक लिविंग की बॉडी में ये सेल कहां से आती हैं? तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में लिविंग को देखा तो उन्होंने सेल को डिवीजन करते देखा। उन्होंने देखा एक सेल टुकड़े होकर दो सेल बनाती है, और यही सेल डिवाइड होकर फिर और सेल बनाती है। मतलब सेल कहां से आती है? सेल हमेशा पहले से मौजूद पुरानी सेल से, ओल्ड सेल में होता है डिवीजन, और उस डिवीजन के बाद ही न्यू सेल बनती हैं। ऐसा हमको बताया विर्चो, रॉबर्ट विर्चो ने बताया। उसने बताया कि दुनिया में सेल अपने आप नहीं बनती, सेल हमेशा पुरानी सेल के डिवीजन से ही नई सेल बनती हैं। अगर पुरानी सेल ही नहीं होगी तो नई सेल नहीं बन सकती। नई सेल केवल पुरानी सेल में डिवीजन होने से ही बनती हैं। ये फंडामेंटल सभी जगह सही पाया गया। प्लांट में भी नई सेल बन रही तो पुरानी डिवीजन होके बन रही, एनिमल में भी बन रही तो पुरानी में डिवीजन होके बन रही। तो कुल मिला के जो एक हमारी सेल थ्योरी थी, स्वान और स्लाइडेन ने जो हमको सेल थ्योरी दिया था, उन्होंने तो बताया कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल, ऑल लिविंग आर कंपोज्ड बाय सेल, ऐसे बताया था। अब इसी में एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? ऑल सेल्स ऑलवेज arise from pre-existing cell, अगर पहले से कोई सेल मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग सेल अगर कोई मौजूद है, तो उसी सेल से नई सेल बनती हैं। सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही पाया गया, और इसको भी हमने सेल थ्योरी में शामिल कर दिया। अगर आज की तारीख में हम बात करें तो आज जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं, सेल थ्योरी, इसमें कितने स्टेटमेंट हैं? 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल।
और दूसरा स्टेटमेंट है सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन दोनों स्टेटमेंट को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। अब सवाल यह आता है, अगर आपसे कोई पूछे हु गेव सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया, तो आंसर आएगा सेल थ्योरी दिया स्वान और स्लाइडेन ने। स्वान एंड स्लाइडेन। सेल थ्योरी किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने दिया। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया? एक्सपेंड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में पहले एक ही स्टेटमेंट था, लेकिन अब ये दो हो गए। इसको बड़ा किसने किया? तो आंसर आएगा विर्चो। ये दो क्वेश्चन विदाउट कंफ्यूजन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। तो ये सेल थ्योरी का कंसेप्ट है। अब हम बात करें, सेल थ्योरी हमको समझ में आ गया, तो सेल थ्योरी का कंसेप्ट सभी बच्चों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब ये कहानी तो चल रही थी हमारी 1885 1855 वहां के आसपास, ठीक है, ये काफी पुरानी बातें हो गई। अब हमारे साइंटिस्ट लगातार माइक्रोस्कोप को डेवलप करते जा रहे थे लगातार। और 1940 में हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, खासतौर पे मैं नाम दूंगा अर्नेस्ट रस्का और मैक्स नॉल, ये फेमस है, रस्का एंड नॉल। रस्का एंड नॉल नाम याद रह जाएगा आपको, या फिर उल्टा बोलिए नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का। इन्होंने 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर ली। आज हमारे पास बहुत बड़ी पावर आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कई लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं इस डिवाइस से। इसकी साइज एक कमरे में रखते हैं, बहुत बड़ी मशीन होती है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा करके देख सकते हैं। अब हम सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म के अलावा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो हम इसके अंदर देखना शुरू कर दिए। इसके अंदर तो बहुत सारी अलग अलग चीजें मौजूद थी, और इस न्यूक्लियस के अंदर भी ढूंढना शुरू कर दिया। इसके अंदर भी हमने अलग अलग चीजें खोज करना शुरू कर दी। तो आज की तारीख में हम एक सेल को काफी डिटेल रूप से जानना शुरू कर दिए। अब आज हम ये बता सकते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, और हमारा ये चैप्टर यही बताएगा कि एक सेल वाकई में क्या होती है, सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, और कौन सा पार्ट सेल का क्या काम करता है। So in the next class we will discuss about the different component of the cell. हम बात करेंगे कि सेल के कंपोनेंट कौन कौन हैं, सेल के अंदर क्या क्या होता है, और वो कंपोनेंट क्या काम करता है। आई थिंक आपको आज थोड़ा ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा कि एक सेल आखिर कैसे धीरे धीरे हम जानते चले गए। After 1940, after the discovery of electron microscope, the lot of information collected regarding the cell. And today we know about the DNA found inside the nucleus. We know about the endoplasmic reticulum, mitochondria, plastid, Golgi body, etc. There are different components found inside the cell. And we know their structure and their function. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हर चीज को हम समझेंगे। एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो कैसा होता है, और वो क्या काम करता है, यही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, मुझे लगा कि आप सब लोग नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड करेंगे और ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि सेल के अंदर आखिर क्या क्या होता है।